आज का हमारा टॉपिक है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट को समझने से पहले हमको नॉर्मल कंक्रीट स्ट्रक्चर या फिर मेंबर्स का बिहेवियर समझना होगा। तो मान लीजिए कि ये एक कंक्रीट का मेंबर है, ठीक है, और उसके ऊपर जो लोडिंग लग रही है उस कारण जो है वो मेंबर इस टाइप से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो कंक्रीट मेंबर के ऊपर तो आता है कंप्रेशन एंड बॉटम फेस पे आता है टेंशन। और हमको पता है कि कंक्रीट जो होती है वो टेंशन में वीक होती है, उसके लिए बॉटम में जो है हमको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराना पड़ता है। अब क्या करें कि मेंबर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अगर हम पहले से ही जो कंक्रीट मेंबर है हमारा उसको कुछ इस टाइप से अगर ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर दें, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है, और फिर अगर लोडिंग होती है तो हमने पहले से क्या किया कि बॉटम वाले फेस पे तो हमने कंप्रेशन डेवलप कर दिया और टॉप वाले फेस पे जो है वो टेंशन डेवलप कर दिया पहले से। और उसके बाद जब लोडिंग होगी तो क्या होगा कि मेंबर की जो है वो स्ट्रेंथ इस वाले मेंबर की कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जैसे कि इसमें जो है वो थोड़ा सा मेंबर जो है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो लोडिंग के टाइम पे ये वाला जो मेंबर है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा लोड कैरी कर पाएगा। ठीक है, तो जो बेसिक प्रोसीजर होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का या फिर कॉन्सेप्ट होता है वो यही कॉन्सेप्ट होता है कि मेंबर में जो है वो रिवर्स स्ट्रेसेस पहले से ही डेवलप कर दी जाए, जिस कारण जब लोडिंग होगी बीम या मेंबर के ऊपर तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा मिलेगी या फिर वो ज़्यादा लोड जो है वो कैरी कर पाएगा। तो इस टाइप से मेंबर को प्री स्ट्रेस करने के लिए या फिर पहले से स्ट्रेसेस डेवलप करने के लिए या फिर मेंबर को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं प्री स्ट्रेसिंग। ठीक है, तो प्री स्ट्रेसिंग क्या होती है कि मान लीजिए ये हमारा एक कंक्रीट मेंबर है और उसका ये न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कुछ इस टाइप से जाता है। तो क्या किया जाता है कि कंक्रीट के मेंबर के अंदर एक वायर के फॉर्म में केबल्स डाली जाती है जो कि कुछ इस फॉर्म में होती है। ये केबल जो है वो कंक्रीट के मेंबर के अंदर से डाली जाती है और फिर क्या किया जाता है कि साइड से इन्हें जैक की मदद से जब कंक्रीट मेंबर कास्ट हो जाता है फिर जैक्स की मदद से इन केबल्स को स्ट्रेच कर लिया जाता है इस डायरेक्शन में। तो जब इन केबल्स को स्ट्रेच किया जाएगा तो ये केबल की जो प्रोफाइल है ये पैराबोलिक प्रोफाइल है। इस वजह से क्या होगा कि जब इस वायर को या केबल को खींचा जाएगा तो मेंबर बीच में से ऊपर की तरफ उठेगा, तो उस तरीके से जो है वो हमारा मेंबर जो है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो मैं ऊपर क्या आ जाएगा टेंशन और बॉटम में क्या आ जाएगा कंप्रेशन। इस टाइप से जो है वो कंक्रीट स्ट्रक्चर में स्ट्रेसेस डेवलप की जाती है, रिवर्स स्ट्रेसेस। ठीक है, ये जो यहाँ पर डिफ्लेक्शन या फिर हॉकिंग जो दिख रही है वो इतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन इतना नहीं होता है कि जो विजिबल हो सके। ये यहाँ पर ओनली समझाने के लिए जो है वो इतना इसको ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर अपन प्री स्ट्रेस कंक्रीट की डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कंक्रीट इन विच परमानेंट इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ सूटेबल नेचर, मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर इंटेंशनली इंट्रोड्यूस्ड। मतलब कि हम पहले से ही इंटरनल स्ट्रेसेस जो है वो कंक्रीट के मेंबर में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यूजुअली बाय टेंशन्ड स्टील केबल्स के जरिए टू काउंटर एक्ट द अनडिजायरेबल स्ट्रेसेस कॉज्ड इन मेंबर इन सर्विस। तो इस स्ट्रेसेस को इंट्रोड्यूस करने से क्या फ़ायदा होगा कि जब मेंबर पे लोडिंग के दौरान जो स्ट्रेसेस आएगी उनको ये आसानी से जो है वो कैरी कर पाएगा। ठीक है, अब यहीं पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि जो ये केबल प्रोफाइल होती है, केबल प्रोफाइल का मतलब केबल का जो शेप होता है उसको केबल प्रोफाइल बोलते हैं। तो केबल प्रोफाइल को पैराबोलिक ही क्यों रखा गया, इसको स्ट्रेट क्यों नहीं रखा गया? तो इसका नॉर्मल सिंपल सा आंसर है कि अगर केबल प्रोफाइल को सीधा स्ट्रेट रखा जाएगा और उसको फिर बाद में कितना भी स्ट्रेच करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। केबल प्रोफाइल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम दूरी है इसकी और यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस से ही पास हो रहा है ये।
ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमको सेंटर में जो है वो मैक्सिमम ऊपर की तरफ उठाना है मेंबर को, और सपोर्ट्स से मेंबर को नहीं उठाना है। इसी वजह से जो है वो केबल प्रोफाइल को पैराबोलिक रखा गया, ताकि मैक्सिमम जो स्ट्रेसेस डेवलप हो वो सेंटर में हो और सपोर्ट्स पे नो चेंज रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है हमारा कि केबल प्रोफाइल को पैराबोलिक क्यों रखा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ जनरल टर्म्स होती है। एक होता है टेंडेंस। ठीक है, टेंडेंस क्या होता है? जो ये केबल होते हैं, स्टील के जो वायर होते हैं, उन्हीं को टेंडेंस बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद एक होता है एंकरेज। एंकरेज क्या होता है? जिस सपोर्ट से केबल्स को खींचा जाता है, ठीक है, जहाँ पर केबल्स को खींचने के बाद मजबूती से पकड़ के रखा जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं एंकरेज। ठीक, अब हम अगर आगे देखें तो जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होती है या फिर प्री स्ट्रेसिंग होती है, ये दो टाइप की होती है। प्री स्ट्रेसिंग दो टाइप की कैसे होती है? एक होती है प्री टेंशनिंग एंड एक होती है पोस्ट टेंशनिंग। ये दोनों जो टाइप हैं प्री स्ट्रेसिंग के, वो जनरली कंस्ट्रक्शन के मेथड के अकॉर्डिंग दो टाइप्स हैं। तो सबसे पहले अगर प्री टेंशनिंग की बात करें तो प्री टेंशनिंग का नाम से ही पता चल रहा है कि प्री टेंशनिंग मतलब कि पहले से ही वायर्स को खींचना है। तो प्री टेंशनिंग में क्या होता है कि जो केबल्स होते हैं उन्हें कंक्रीट को कास्ट करने से पहले ही स्ट्रेच करके रखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो कंक्रीट को प्लेस कर दिया जाता है। तो क्या होगा कि जब केबल्स को खींच के रखा हुआ है और उसके बाद हम कंक्रीट को प्लेस कर देंगे, गीली कंक्रीट को, और जब कंक्रीट सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन कर लेगी, सूख जाएगी 28 डेज के आफ्टर, तो उन केबल्स को वापस से छोड़ दिया जाएगा। तो क्या होगा कि क्योंकि कंक्रीट सूख चुकी है, कंक्रीट और केबल्स के बीच में बॉन्ड बन चुका है, तो जब केबल्स को खींचा जाएगा तो वो केबल्स श्रिंक होने की कोशिश करेंगे, लेकिन कंक्रीट के साथ बॉन्ड बनने के कारण वो श्रिंक नहीं हो पाएंगे और वो रिवर्स स्ट्रेसेस जो है वो कंक्रीट में डेवलप करेंगे। ठीक है, जनरली जो प्री टेंशनिंग के लिए यूज़ में आते हैं, जैसे कि कोई प्री कास्ट मेंबर्स होते हैं, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक पोल से, रेलवे गर्डर से, उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जिनको कि इंडस्ट्रीज़ में बनाकर और लाकर साइड पे रखा जाता है, तो उस जगह इस प्रकार की टेक्निक को यूज़ लिया जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो मोल्ड्स होते हैं कंक्रीट के, मान लीजिए कि कंक्रीट का मोल्ड है एक, ठीक है, इसमें हमको कंक्रीट भर के और कास्ट करनी है। तो क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले केबल्स को इसके अंदर डाल के और यहाँ से जैक की मदद से खींच के रखा जाएगा। ठीक है ना, इनको स्ट्रेच करके रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि अंदर जो है वो कंक्रीट को फिल कर दिया जाएगा इस टाइप से। तो कंक्रीट जब फिल हो जाएगी और 28 डेज़ के आफ्टर जब उसकी पूरी स्ट्रेंथ गेन कर लेगी, तब यहाँ से जो है वो इन केबल्स को काट दिया जाएगा। तो क्या होगा कि केबल्स पहले से खींचे हुए थे और जैसे इनको काटेंगे तो जो वो स्ट्रेस होगी वो अपनी सारी स्ट्रेस जो है वो कंक्रीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये मेथड होता है प्री टेंशनिंग का। और पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है? पोस्ट टेंशनिंग के नाम से ही पता चल रहा है कि पोस्ट लगा हुआ है, मतलब कि इसमें केबल्स को बाद में खींचा जाता है। जब कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन कर लेती है उसके बाद में केबल्स को खींचा जाता है। तो कैसे करेंगे इसमें? अगर एग्जांपल के लिए यही देखें तो मान लीजिए ये हमारा एक कंक्रीट का मोल्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है कि केबल्स को बिछाना तो पहले ही पड़ेगा क्योंकि कंक्रीट प्लेस करनी पड़ेगी हमको। तो जो केबल्स होती है, अब इसमें क्या होता है, इस वाले प्रोसेस में तो केबल्स जो होती है वो खुली होती है, उनके ऊपर कोई भी कवरिंग या केसिंग नहीं होती है। लेकिन इस प्रोसीजर में जो केबल्स होती है, इन केबल्स के ऊपर एक केसिंग होती है या फिर कवर होता है। ठीक है, जो क्या करता है कि केबल्स को कंक्रीट से चिपकने से रोकता है, क्योंकि अगर कंक्रीट अभी डाली नहीं गई है, ठीक है, तो अगर कंक्रीट के साथ केबल्स का बॉन्ड बन गया तो उसको खींच नहीं पाएंगे। तो उस वजह से जो है वो इन केबल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिससे कि कंक्रीट और केबल्स फिलहाल चिपके नहीं।
तो अब क्या होगा कि ये मोल्ड है, इसमें हमने केबल्स बिछा दी और इन केबल्स के ऊपर कवरिंग है। अब क्या किया जाएगा कि इस कंक्रीट को पोर कर दिया जाएगा इसके अंदर। अभी फ़िलहाल केबल्स को खींचा हुआ नहीं है, ठीक है, केबल्स को खींचा हुआ नहीं है। और जब इसमें कंक्रीट डाल देंगे और 28 डेज़ के बाद जब कंक्रीट सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन कर लेगी तब इन केबल्स को खींचा जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि कंक्रीट और केबल के बीच में बॉन्ड नहीं बना है तो हम आसानी से केबल्स को खींच पाएंगे। और फिर जब केबल को खींच दिया जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर केबल्स को खींचने के बाद कुछ बोल्ट्स एंड प्लेट्स की मदद से केबल्स को यहाँ पर हमेशा के लिए फिक्स कर दिया जाएगा एंड्स पर, ताकि क्या होगा कि अब हमेशा के लिए पूरे लाइफ स्पान में केबल्स खींची हुई ही रहेगी और उससे जो है वो कंक्रीट के अंदर रिवर्स स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएगी। फोटो में दिखाया गया है कि किस टाइप से पोस्ट टेंशनिंग में केबल्स को खींचने के बाद कंक्रीट के वहाँ सपोर्ट से प्लेटों और बोल्ट्स की मदद से उसको हमेशा के लिए वहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि जो है वो पूरे लाइफ स्पान में केबल जो होती है वो खींची हुई ही रहती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की, कि किस टाइप से जो है वो इस कंक्रीट को बनाने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला जो हमें फ़ायदा होता है वो होता है इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज्ड हो जाती है। तो पहला पॉइंट अपन लिख सकते हैं इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, क्योंकि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में जो है वो हायर ग्रेड के स्टील्स और हायर ग्रेड की कंक्रीट का यूज़ लिया जाता है। मिनिमम जो है वो M35 या फिर M40 ग्रेड की कंक्रीट जो है वो प्री स्ट्रेसिंग में काम में ली जाती है और इस वजह से जो है वो इंक्रीज स्ट्रेंथ हो जाती है और टेंशन एंड शियर क्रैक्स जो होते हैं इसमें नहीं आते। और क्योंकि जो है वो इसमें टेंशन एंड शियर क्रैक्स नहीं आते तो कंक्रीट जो होती है वो एनवायरमेंटल इफेक्ट से भी बच जाती है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई रेलवे गर्डर है और रेलवे गर्डर में क्रैक्स आ गए बड़े बड़े, तो उसमें क्या होगा कि क्योंकि वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए एक्सपोज्ड होता है तो बारिश के टाइम पे जब पानी उसके रीइंफोर्समेंट के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें कोरोजन होकर उसकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। सेकंड इसकी एडवांटेज है कि लार्जर स्पान के लिए भी इसके मेंबर्स को बनाया जा सकता है। नॉर्मल जो ऑर्डिनरी कंक्रीट होती है उसका स्पान जो है वो कम स्पान के लिए उसे बनाया जाता है और ज़्यादा स्पान होने पर उसके बीच में जो है वो कुछ सपोर्ट दे दिया जाता है। लेकिन प्री स्ट्रेस कंक्रीट की मदद से हम काफ़ी लंबे स्पान के भी मेंबर्स को बना सकते हैं विदाउट एनी इंटरमीडिएट सपोर्ट, ठीक है। और इसी वजह से जो है वो इस टाइप के मेंबर्स जो होते हैं वो काफ़ी एस्थेटिकली दिखने में भी अच्छे होते हैं। उस वजह से जो होटल्स और इस टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं वहाँ पर इस प्री स्ट्रेस कंक्रीट की टेक्निक का यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ पर बीम्स और सपोर्ट जो है वो मिनिमम आए और लंबे स्पान को भी आसानी से बनाया जा सके। इसके बाद इस टाइप की कंक्रीट में जो सेक्शनल एरिया होता है मेंबर का वो रिड्यूस्ड हो जाता है। रिड्यूस्ड सेक्शनल एरिया मतलब कि ऑर्डिनरी कंक्रीट में अगर जिस सेक्शनल एरिया का मेंबर बनाना होता है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक बीम हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ इतना था, तो अगर हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट को यूज़ में लेते हैं तो यहाँ पर जो है वो मेंबर छोटा बनता है, मतलब कि छोटे मेंबर से भी आसानी से काम में लिया जा सकता है। कंक्रीट बीम की जो है वो डेप्थ डिक्रीज़ हो जाती है, विड्थ भी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और क्योंकि जो है वो सेक्शनल एरिया कम हो रहा है मेंबर का, तो चौथी हमारी एडवांटेज हो जाएगी कि जो मेंबर होते हैं वो लाइट वेट बनते हैं, लाइट वेट एंड स्लेंडर सेक्शन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है और क्योंकि जो है वो सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो गया, छोटे छोटे मेंबर से ही हमारा काम चल सकता है, तो उस वजह से जो है वो मटेरियल की सेविंग होती है
और मटेरियल की सेविंग के साथ साथ जो स्ट्रक्चर का डेड लोड होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। इसकी नेक्स्ट एडवांटेज में ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पर कि डायनेमिक लोडिंग होने वाली है, मतलब कि अचानक से इम्पैक्ट या फिर मशीन के वाइब्रेशंस इस टाइप की अगर लोडिंग है तो उस कंडीशन में इस टाइप के मेंबर्स को बनाना सूटेबल रहता है। तो डायनेमिक फोर्सेस की कंडीशन में भी इस टाइप के मेंबर बनाए जाते हैं, जैसे कि रेलवे गर्डर्स, ब्रिज गर्डर्स एक्सेट्रा। अब इसी के साथ साथ इसमें कंक्रीट की कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इसकी जो पहली डिसएडवांटेजेस है वो है ये अनइकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, ठीक है, क्योंकि जो है वो हायर ग्रेड की कंक्रीट और हायर ग्रेड के स्टील्स इसमें यूज़ में जाते हैं। मिनिमम जो होता है M40 ग्रेड एंड Fe 500 जो है वो इसमें यूज़ में आता है। सेकंड है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो डिज़ाइन जो होती है वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती है, जिसको कि ऑर्डिनरी कोई भी डिज़ाइनर नहीं कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज होती है, इस टाइप की कंस्ट्रक्शन को करने के लिए स्पेशली स्किल्ड लेबर एंड इस प्रॉपर सुपरविजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऑर्डिनरी जो लेबर होती है वो इस टाइप के काम को नहीं कर पाती है, और साथ ही साथ इस कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट टाइप्स की मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स काम में आते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं स्ट्रक्चर की। मशीनरी तो ये मेनली जो है वो कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज थी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे कि प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने अभी देखा था कि प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग क्या होती है। प्री टेंशनिंग में क्या होता है कि केबल्स को पहले खींच दिया जाता है और कंक्रीट को बाद में डालते हैं, और पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है कंक्रीट को पहले डाल दिया जाता है और जब कंक्रीट सूख जाती है तो फिर उस केबल्स को खींच लिया जाता है। तो मेनली इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो अब हम देखेंगे। तो जो पहला डिफरेंस है वो यही है कि प्री टेंशन कंक्रीट में तो केबल्स को पहले से टेंशन कर दिया जाता है, और पोस्ट टेंशन कंक्रीट में जो है वो केबल्स को बाद में टेंशन किया जाता है। सेकंड जो हमारा डिफरेंस है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में मिनिमम M30 ग्रेड की कंक्रीट को यूज़ में लिया जाता है, जबकि पोस्ट टेंशन में मिनिमम M40 ग्रेड की कंक्रीट को काम में लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पोस्ट टेंशन कंक्रीट में केबल्स को बाद में खींचा जाता है, उस वजह से जो है वो कंक्रीट पर डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो है वो ज़्यादा आने की संभावना रहती है कंपेरेटिव टू प्री स्ट्रेस कंक्रीट, क्योंकि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में केबल्स को पहले से ही खींच के रखा जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि पोस्ट टेंशन कंक्रीट में केबल्स को बाद में खींचा जा रहा है, इसलिए इसमें ज़्यादा ग्रेड की कंक्रीट को यूज़ में लिया जाएगा। थर्ड जो हमारा डिफरेंस है, प्री टेंशन जो कंक्रीट होती है उसमें जो प्री स्ट्रेसेस का जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है कंक्रीट और टेंडन्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके थ्रू, ठीक है। क्योंकि प्री टेंशन कंक्रीट में जो है वो कंक्रीट और टेंडन्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है, उस वजह से जो स्ट्रेसेस का ट्रांसफ़र होता है वो बॉन्ड के थ्रू होता है, ठीक है। और पोस्ट टेंशन कंक्रीट में जो है वो पहले भी हमने देखा था कि उस टेंडन्स के ऊपर कवरिंग होती है, उस वजह से जो है वो कंक्रीट और केबल्स के बीच में बॉन्ड नहीं बन पाता है। तो पोस्ट टेंशन कंक्रीट में जो स्ट्रेसेस डेवलप होती है वो होती है एंड एनकरेज के कारण, ठीक है। एंड एनकरेज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई मेंबर है और उसमें जो केबल खींच के लगाई हुई है, तो ये केबल स्ट्रेच्ड है और ये वापस से जो है वो छोड़ने पर अंदर नहीं जाए, उसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो है वो कुछ प्लेट्स लगा के और केबल को बांध दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं एंड एनकरेज होता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट डिफरेंस में
पोस्ट टेंशन जो मेंबर्स होते हैं या जिनको कि बाद में स्ट्रेस किया जाता है, पोस्ट टेंशन मेंबर में जो क्रैक्स होते हैं वो लार्जर लेंथ के होते हैं और काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्री टेंशनड जो कंक्रीट होती है उसमें क्रैक्स छोटे छोटे होते हैं, कम लेंथ के होते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट डिफरेंस में प्री टेंशनड जो कंक्रीट मेंबर्स होते हैं वो पहले से टेंशनड होते हैं और उनका जो यूज़ होता है उन्हें पहले फैक्ट्री में प्री कास्ट करके बनाकर और फिर जो है वो साइट पर लाके लगाया जा सकता है। और जो मेंबर्स लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं उनको प्री टेंशन टेक्निक से बनाया जा सकता है, जैसे कि रेलवे गर्डर्स हो गए, इलेक्ट्रिक पोल्स हो गए, ब्रिज गर्डर्स हो गए। उनको जो है वो फैक्ट्री में कास्ट करके और उनको बाद में लाकर साइट पर प्लेस किया जा सकता है। एंड पोस्ट टेंशनिंग जो टेक्निक होती है वो जनरली बिग साइज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको कि पहले से कास्ट करके और लाके नहीं लगाया जा सकता है उस जगह पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी बिल्डिंग में अगर स्लैब कास्टिंग हो रही है तो वहाँ पर पोस्ट टेंशनिंग मेथड को यूज़ किया जा सकता है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में जो लॉसेस होता है स्ट्रेसेस का वो किस टाइप से होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लॉसेस इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ठीक है।